आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डर एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे बड़ा से बड़ा बहादुर आदमी भी अपने घुटने टेक देता है। जब किसी का अपने डर से सामना होता है तो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी चीज और कुछ भी नहीं लगती। मेरा नाम राहुल है और मेरी परवरिश गांव में ही हुई थी। इस वजह से मुझे गांव में कई किस्से कहानियां सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी कि कैसे एक रात उनका अपने डर से सामना हुआ। ये उनके जीवन का ही किस्सा है। मेरे दादा जसराज कहते हैं कि वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन ये किस्सा सुनने के बाद मुझे उनकी बहादुरी पर थोड़ा सा शक था। ये बात है आज से 35 साल पहले की, जब मैं भी तुम्हारी ही उम्र का हुआ करता था। गांव की एक खासियत होती है कि यहाँ कोई भी काम, त्योहार, शादी कुछ भी हो, सब मिलजुल कर करते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। किसी को भी जरा सी मदद की जरूरत हो तो पूरा का पूरा गांव हाजिर हो जाता था। उस वक्त गांव बहुत छोटा हुआ करता था और सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, गोपाल। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद को हाजिर रहा करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। आज के दौर में ऐसी दोस्ती कहाँ मिलती है। तो वो सर्दियों के दिन थे और सूरज भी जल्दी अस्त हो जाया करता था। तो पूरा गांव में सूरज ढलने से पहले सभी को अपना अपना काम निपटाने की जल्दी रहती थी। खाना पानी सूरज डूबने से पहले ही खा लिया जाता था। आज की तरह नहीं, रात को 10-10 बजे तक घर ही ना हो। और ना ही उस समय आज की तरह गांव में बिजली की सुविधा थी जिससे कि अंधेरा होने के बाद भी काम किया जा सके। तो सभी गांव वाले शाम को ही खाना खाकर सो जाया करते थे। सर्दियों के दिन थे तो रात भी जल्दी ही हो जाया करते थे। गांव में अधिकतर लोग खेती किया करते थे और रात को सभी को अपने अपने खेत आवारा पशुओं से बचाने के लिए जाना पड़ता था, नहीं तो फसल नष्ट कर देते और अगर फसल खराब हो गई तो खाएंगे क्या। मैं भी अपने खेत जाया करता था। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था। पर मेरे दोस्त गोपाल का खेत मेरे बगल में ही था तो वो भी मेरे साथ जाया करता था। गांव से खेत 40 मिनट की दूरी पर ही था तो हम दोनों दोस्त चले जाते थे। उस दिन गोपाल मेरे साथ नहीं आ पाया क्योंकि उसके यहाँ उसके रिश्तेदार आए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो आज अकेले ही चलते हैं। मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद खेत जाने की तैयारी करने लगा कि तभी मेरा पड़ोसी राम सिंह आ गया। उसकी गाय के ब्याहने का समय आ गया था तो वो मुझे बुला रहा था। तो वो मुझे बुला कर ले गया। वहाँ मुझे काफ़ी देर हो गई। गाय ने एक बहुत ही सुंदर सी बछिया को जन्म दिया। हम बहुत खुश थे। मुझे खेत जाना था तो मैं जल्दी ही वहाँ से लौट आया। अब तक सूरज भी डूब चुका था और अंधेरा भी हो गया था। मैंने अपना झोला और कंबल उठाया और खेत जाने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त कोई खास सुविधाएं हमारे पास नहीं हुआ करती थी। सर्दी से बचने के लिए एक कंबल का ही सहारा हुआ करता था, पर यह कंबल बहुत ही आरामदायक हुआ करते थे और सर्दी में भी काफ़ी बचाव हो जाता था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिस वजह से मुझे ठंड भी लगने लगी थी। मैंने उस वक्त धोती कुर्ता पहन रखा था। मैंने कंबल ओढ़ लिया जिससे मुझे कुछ आराम मिला। मैं आज अकेला ही जा रहा था तो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे। खेत जाने वाले चले गए थे। शायद मैं ही
आज देरी से जा रहा था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। एक आध घर में कोई कोई दिया बाती की रोशनी दिखाई दे रहे थे। मैं जैसे ही गांव से बाहर निकला, पूरा इलाका सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुत्ते भौंक रहे थे। मैं आगे चला जा रहा था। चांद की रोशनी हल्की हल्की धरती को छू रहे थे। इस अंधकार में एक चांद ही सहारा था जो मुझे रास्ता दिखा रहा था। आज की तरह लाइट या टॉर्च उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे। मैं चलता जा रहा था। फिर अचानक एक पेड़ पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे देखकर मैं सुन्न रह गया। मुझे लगा जैसे कोई उस पेड़ पर बैठा है। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे कदम वहीं जम गए कि भला ये क्या बला है। ये कौन है जो इस पेड़ पर लटक रहा है। मेरी सांसें अटक सी गई। कुछ भी सूझ रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो एक सफ़ेद कपड़ा है जो इस पेड़ पर लटक रहा है। सच मानो तो एक बार को ऐसा लगा जैसे कि कोई भूत वहां खड़ा हो। रूह अंदर तक कांप गई थी। फिर जब मुझे ध्यान आया कि वो कपड़ा है तो मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। मुझे खुद पर हंसी आ रहे थे। मैं कपड़े से डर गया। मैं खुद को समझाते हुए जा रहा था कि तभी मुझे वो बरगद का पेड़ याद आया जो चौराहे के बाद पड़ता है, जहाँ एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जहाँ से लोग दिन में भी गुजरने से डरते हैं, जहाँ पर कई लोगों पर उस प्रेत ने हमला भी किया था। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं था। ये सब सोचते ही मेरी सांस गहरी और दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम मानो वहीं रुकने लगे थे। आगे बढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मन तो कर रहा था कि वापस घर भाग जाऊं। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, मुझे मेरी आंखों के सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते मेरे बाबूजी का चेहरा नजर आ गया। मैं भूत का तो सामना कर सकता था, पर बाबूजी के भयंकर गुस्से का नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत कर खेत की ओर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। रोज हम दोनों दोस्त बातें करते हुए कब उस रास्ते से निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन आज ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका था, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं अपने कंबल में ही सिमटा हुआ आगे बढ़ रहा था। डर के मारे बुरा हाल था। एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे रख रहा था। मन ही मन हनुमान जी को याद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। हनुमान चालीसा तो मुझे आती नहीं थी। आज अफसोस हो रहा था कि याद क्यों नहीं की। अगर आज याद होती तो हनुमान जी बचा लेते हैं। मैं अपने मन को दृढ़ कर आगे बढ़ता जा रहा था। अब तो वो बरगद का पेड़ भी दिखने लगा था। हर एक कदम के साथ वो नज़दीक आता जा रहा था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। आगे बढ़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, तो मैं जोश में आकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि भागकर जल्दी से यह रास्ता पार कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कह रहा था कि रुक जा, पर मैंने फैसला कर लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं नहीं रुकने वाला। वो पेड़ मेरे सामने था और मैं जैसे ही उसके नीचे पहुंचा और अपने खेत के रास्ते की ओर मुड़ा, वैसे ही किसी ने मेरा कंबल पीछे की ओर खींचा। मेरे कदम और सांसें वहीं अटक गई। मैंने सोचा आज तो गया, आज नहीं बचने वाला। बरगद वाला प्रेत आ गया, वो नहीं छोड़ने वाला। मैंने उससे अपना कंबल छुड़ाने के लिए खींचा, पर उसने कंबल को नहीं छोड़ा। मेरा दिल डर के मारे सीने से निकलने को हो रहा था। गला भी सूख चुका था। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी और ना ही पीछे मुड़कर देखने की। तभी वहाँ
चारों ओर कोहरा छाने लगा। वहां अचानक कोहरा देख मेरी हालत पतली हो गई। इतना सब कम हो रहा था कि मैंने देखा सामने से एक लाल रंग की रोशनी मेरी ही तरफ चलती आ रही है, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहे थे, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहे थे। ये देख मुझे लगने लगा कि आज तो बचना मुश्किल है। ये प्रेत ने एक तो पहले से ही पकड़ रखा है और पता नहीं ये कौन सी बला है जो सीधे चली आ रही है। आज मैं नहीं बच पाऊंगा। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि वो लाल रोशनी और करीब आते जा रहे थे। जैसे ही वो मेरी जान की प्यासी हो, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आ रहा है और सहन करने की हालत में नहीं था मैं। डर मुझ पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। मैं कंबल को वहीं छोड़कर भागा और अचानक किसी से टकरा गया। कौन है? यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे ही खेत का पड़ोसी है जिसे मैं टकरा गया था। उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? उसे देख मैंने राहत की सांस ली और मैं वहीं बैठ गया। वो भी मेरे पास बैठ गया। क्या हुआ? उसने पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। अच्छा तो ये बात है, वो तो मैं बीड़ी पी रहा था, उसी की लौ देखी होगी तूने। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मैं एक बीड़ी से डर गया। मैंने उसे कहा, चलो वहाँ देखते हैं उस बरगद के पेड़ के नीचे मेरा कंबल किसने खींचा था। मैं उसे जब वहाँ लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरा कंबल एक झाड़ी में अटका पड़ा है। ये देखकर वो हंसने लगा। क्या यार, एक झाड़ी से डर गया? मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक झाड़ी थी जिसने मेरे कंबल को पकड़ रखा था और मैं यूं ही डर रहा था। मुझे लगा कि इस बरगद वाले पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे क्या पता कि एक झाड़ी है। मुझे लगा कि कोई प्रेत है, लेकिन इस बरगद पर कोई प्रेत थोड़ी है। वो तो आगे वाला बरगद का पेड़ है ना, जहाँ उस व्यक्ति ने फांसी लगाई थी, वहाँ पर। क्या? ये सुनकर मेरा सिर झन्ना गया। फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने कंबल को उठाया और वापस गांव आ गया, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शहर की चकाचौंध से दूर किसी वीरान जगह पर एकांत में ढलते सूरज को देखना किसे नहीं पसंद। और सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हैशटैग सनसेट के साथ उस लम्हे का पिक्चर अपलोड नहीं किया तो क्या ही किया। बस इसी इच्छा में आज बाइक लेकर मैं निकल पड़ा, खुद के साथ भोपाल शहर से कुछ दूर किसी अनजान रास्ते पर। यूं तो भोपाल में बसे हुए मुझे 4 महीने होने को हैं, लेकिन ड्यूटी से लंबी छुट्टी और अकेले में टहलने का मौका सिर्फ आज ही मिला। सच कहूँ तो हमेशा से ही मेरी इच्छा रही कि जिस दिन अपनी बाइक खरीदूंगा, माँ को पीछे बैठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ महीने पहले ही लंग्स कैंसर से माँ का देहांत हो चुका है। खैर, माँ को याद करते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से न जाने कहाँ कहाँ भटकते शहर से बहुत दूर आ गया था। देखा घड़ी में 5:40 हो रहे थे। सूरज भी ढलकर आसमान नारंगी हो चुका था। कुछ पिक्चर्स लेने के बाद दिसंबर की जाड़ को सोचते हुए मैं वापस जाना ही सही समझा। वापसी में कोई शॉर्टकट ढूंढने के लिए मैंने मोबाइल में गूगल मैप देखा और गाड़ी घुमाकर जाने लगा। सूरज ढलते ही मौसम ने भी अपने रंग में ढल कर लिया। ठंडी हवाएं माने सुई चुभोने लगी।
फिर भी मैं अपनी रफ्तार में आगे चलता जा रहा था। अचानक ही पीछे से तभी एक बहती हुई आवाज़ मेरे कानों में आ पड़ी। मैंने बाइक रोका और पीछे मुड़कर देखा। नहीं, कोई भी नहीं। किसी पक्षी या जानवर की आवाज़ होगी कहकर मैं गाड़ी स्टार्ट करने लग गया। तभी वो आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंज उठी। रुको रुको रुको, मुझे भी ले चलो। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। कोई सचमुच मुझे पुकार रहा था। मैंने वापस पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के बीच से एक औरत दौड़ते हुए आई और हाँफती हुई आवाज़ में बोलने लगी, बेटा मुझे भी जाना है, ले चलो ना। अंधेरे के कारण चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो एक बूढ़ी औरत थी। न पैरों में जूती, न शरीर में कोई शॉल या चादर। इस कड़कड़ाती ठंड में दौड़ते हुए मुझसे मदद मांगने आई थी। मैं मना नहीं कर पाया। उनका अचानक यूं अकेले सुनसान जगह पर मिलना और लिफ्ट मांगना थोड़ा अजीब तो लगा मुझे, लेकिन अच्छा भी। मुझे पीछे बैठे उनकी गर्माहट में मेरी माँ की याद आ रही थी। काफ़ी दूर चले आने के बाद मैंने उनसे पूछा, कहाँ जाना है माई आपको? एक गहरी चुप्पी के बाद वो खिलखिलाती हुई हंस पड़ी, कुछ ऐसे मानो कान के पर्दे भी कांप उठे मेरे। एक करुणा भाव जो थोड़ी देर पहले तक उनके लिए था मेरा, अब वो डर सा होने लगा। मैंने फिर से पूछा, माई जाना कहाँ है आपको? ठंड में ठिठुरते उनके दांतों के आवाज़ के बीच से एक हल्की आवाज़ निकल आई, घर जाना है, मुझे घर ले चलो। मैंने झट से उत्तर दिया, लेकिन माई आपका घर कहाँ है और इतनी अंधेरे में आप अकेले कहाँ से आ रही हैं? वो चुप रही। मैंने आगे कहा, माई कुछ बोलिए तो जानूं कि आपका घर कहाँ है, वरना ऐसे कहाँ छोड़ूंगा आपको। अब उनकी आवाज़ में एक दर्द की लय मुझे सुनाई पड़ी। मुझे घर जाना है, घर ले चलो ना बेटा। मेरा बेटा मुझे खुद से दूर कर दिया। बोलता था अम्मा ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी, वहाँ तू सुरक्षित रहेगी। मैं भी जल्दी आऊँगा। और देखो 36 बरस हो गए वो नहीं आया। मैं जानती हूँ ये सब मेरी बहू ने सिखाया होगा, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। कितने दिनों से मैंने अपने पोते को नहीं देखा। मुझे मेरे पोते को देखना है, मुझे घर ले चलो। उनकी बातों को गौर से मैं सुने जा रहा था। कई बार उनकी बातों से दिल पसीज जाता था। कितनी दुख भरी जिंदगी है इनकी। कितना बदकिस्मत होगा वो आदमी जो जीते जी अपनी बूढ़ी माँ को ऐसे हालात पे छोड़ दिया। तो कई बार तो मैं इस सोच में पड़ रहा था कि कहीं ये कोई पागल तो नहीं। कई बार एक अनजाना डर जहन को घेर ले रहा था। कहीं ये कोई चोर लुटेरी तो नहीं है, कहीं चाकू या धारदार किसी चीज से गर्दन पर वार तो नहीं कर देगी। एक दो बार बाइक के आईने से भी उनका चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। सुना है आत्माएं आईने में नहीं दिखती हैं। ऐसी नाना रकम के विचार मेरे मन को घेरने लगे थे। लेकिन एक और प्रश्न जो मुझे सताए जा रहा था कि इतनी दूर आ जाने के बाद भी अभी तक कहीं कोई रोशनी रास्ते के आसपास नजर नहीं आई और ना ही रास्ते में किसी और गाड़ी को आते जाते देखा। मैंने अपनी घड़ी देखा, रात के 11 बजने वाले थे। शहर से मैं इतनी दूर भी नहीं गया था कि आने में इतनी देर हो। फिर इतनी देर कैसे? मैं कहाँ हूँ? कहीं भटक तो नहीं गया? ये सवाल मन ही मन में पूछने लगा कि तभी वो औरत बोल पड़ी, बस बेटा यहीं पास ही में मेरा घर है, मुझे यहीं आना था। मैं हैरान था। इतने अंधेरे में और इतनी सुनसान जगह में इन्होंने गाड़ी रोकने को क्यों कहा? फिर भी मैंने बाइक रोका। रोकते ही वो उतरकर दौड़ती हुई आगे चली गई और वो अंधेरा और कोहरे के बीच कहीं गुम सी हो गई। उनके पीछे पीछे मैं भी दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मैं कहाँ जा पहुँचा इसका मुझे कोई होश नहीं था।
माई माई कहकर आवाज देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी पास से ही कहीं से किसी के चीखने की आवाज आई। पीछे मुड़ा तो देखा आसपास काफी रोशनी थी। बहुत से घर दिखाई दे रहे थे। लोगों का चहल पहल भले ना हो, लेकिन कुछ लोग ठंड में बाहर आग तापते दिख रहे थे। मैं भी हैरान रह गया। थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं था। फिर अचानक ये सब कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी आंखें भी बंद हो रही थी कि वही चीख अब मेरे काफी पास से आई। मैंने देखा एक बुजुर्ग जो काफी जोर जोर से खांस रहा था। उन्हें एक नौजवान लड़का अपने पीठ में लिए रफ्तार से दौड़कर कहीं ले जा रहा था। वहीं से कुछ बच्चे माँ माँ चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। दो व्यक्ति जो लगभग मेरी ही उम्र के होंगे दौड़ते दौड़ते जमीन पर गिर पड़े। कुछ महिलाएं चिल्ला रही थी, मेरी आंखें जल रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखते ही देखते आसपास लोग एक साथ इकट्ठे दौड़ते दिखे। किसी की आंखों में जलन, किसी के गले में जलन, कोई सांस नहीं ले पा रहा था तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था। ऐसा दर्दनाक दृश्य देख मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी महामारी का शिकार हो गए हों। उन्हीं भीड़ों के बीच में से एक नौजवान को देखा जो उसी बूढ़ी माई को गोद में लेकर दौड़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था, जिन्हें मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ लाया था। वो युवक मेरे पास से गुजरते हुए एक रिक्शे के पास गया जो पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। युवक ने माई को उस रिक्शे में बैठाया और रोते बिलखते कहा, अम्मा अम्मा तू जा, ये गाड़ी तुझे सही सलामत शहर से दूर ले जाएगी। वहाँ तू सुरक्षित रहेगी। मैं भी जल्दी आऊँगा। तेरे बहू और पोते को तो नहीं बचा पाया, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने दे सकता। इसलिए अब तू जा इन लोगों के साथ। इतना कहकर वो लड़का खांसते हुए पीछे की ओर दौड़ने लगा। उसके भी मुंह से खून बह रहा था। जानने की उत्सुकता मेरी बढ़ती जा रही थी कि यह क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। मेरे पैर पीछे हटने लगे। तभी जमीन पर पड़े किसी चीज से टकराकर मैं नीचे गिर पड़ा। देखा खून से लथपथ किसी की लाश पड़ी है। देखते ही देखते आसपास एक के बाद एक लाशों के ढेर लगने लगे। क्या आदमी, क्या औरत, बच्चे बूढ़े सब, यहाँ तक कि कुत्ते गाय जैसे जानवर भी उन्हीं के साथ तड़पते छटपटाते अपनी जान दे रहे थे और मरकर जमीन पर गिर रहे थे। उनकी चीखें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी मुझसे, और ना ही उनका ये असहनीय दर्द मुझसे देखा जा रहा था। मैं जमीन से उठा और उसी दिशा में भागने लगा जहाँ से वो दौड़ते हुए आ रहे थे। सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। फिर भी सबसे गिरते टकराते मैं दौड़े जा रहा था। जहाँ देखो वहाँ दर्द भरी चीखें, बस लाश ही लाश। दौड़ते मेरे पैर भी अब थक गए। एक जगह जाकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से कान बंद कर आसमान की ओर देखकर जोर से चीखने लगा। अचानक ही सब शांत, बिल्कुल शांत। मैंने अपनी बंद आंखें खोली और कानों से हाथ हटाया। देखा कहीं कुछ नहीं था वहाँ। जो सब मैं थोड़ी देर पहले देखा वो कुछ भी नहीं। आसपास अंधेरा था। दूर से कुछ लोग टॉर्च लेकर मेरी ओर आते दिखे। पास आकर वो मेरे चेहरे पर टॉर्च दिखाकर मुझे घूरने लगे। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी मुझसे पूछा, कौन है बे तू? ये हमारे पीने का और जुआ खेलने का अड्डा है। यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात में? मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं कहाँ हूँ? तभी उनमें से एक लड़के ने मेरे पीछे की ओर टॉर्च दिखाया। मैं मुड़ा और देखा बहुत ही बदतर हालत में पड़ा एक कारखाना और जंग लगे साइन बोर्ड में लिखा था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, भोपाल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
आंखों से गिरते आंसू भी साइनेट की तरह जल रहे थे। गले से आवाज़ निकलना बंद हो चुका था, फिर भी टूटे फूटे आवाज़ में मैं उन अजनबी शराबियों के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता रहा, मुझे घर जाना है, मुझे घर ले चलो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।